हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं 2024 में हुए 12th कक्षा के बोर्ड एग्जाम के पेपर की। हम इस पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे जो अभी अभी हुआ है। आज 23 मार्च को बहुत ही अच्छा पेपर आया है। जैसा हमने आपको कराया, फर्स्ट मैथ के क्वेश्चन सोल्व करवाए गए थे, उनमें से मोस्टली क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए गए। देखिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं, आप भी मैच कर पाएं। ताकि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 ये संबंध है। द्वारा परिभाषित संबंध आर है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है? समतुल्य सममित संक्रामकता की जांच चाहता है। तो देखो, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो समतुल्य होने के लिए हमारे पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। क्योंकि 4 एलिमेंट है तो चारों स्वयं से संबंधित होने चाहिए। चारों उपलब्ध हैं, इसका मतलब समतुल्य तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्या सममित है? देखो, इसमें 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये सममित नहीं है। अब आप ये देखिए कहाँ कहाँ सममित दे रखा है। एक तो ये दे रखा है, तो ये गलत है। और नेक्स्ट वाले में सममित नहीं है, यहाँ पे मिल रहा है हमें सममित नहीं है। इस वाले में बात करें सममित दे रखा है, ये भी गलत है। तुल्यता संबंध ये भी दे रखा है, क्योंकि तुल्यता संबंध तभी होगा जब वो सममित होगा। तो यहाँ सममित नहीं है, जबकि हमें पता लग गया। इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत है। कौन सा सही है? बे सही है। आर समतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है और जांच करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड कह रहा है कि भाई कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बता दीजिए। कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान होता है कितना? π/6 होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। कहता है यदि a = 1 2 3 2 3 1 और b = है 3 -1 3 -1 0 2, तो कह रहा है 2a - b। a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 4 6 और 2। आपको इसमें से माइनस करना है किसको? b को। b में कितना है? b में है 3 -1 3 -1 0 और 2। आप 2a - b करेंगे तो 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो -1 के साथ ही 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं, ए और बे। 4 में से माइनस का 1 आप घटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो प्लस का 5 आपके पास यहाँ पर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त और सॉल्यूशंस करने की जरूरत नहीं है आगे घटाने की, इतने से ही पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। एग्जाम में केवल क्वेश्चन सोल्व करना है, इसलिए ट्रिक्स पे चलिए सीधे सीधे। यहाँ कह रहे हैं 2 सारणी इक्वल हैं, तो आप इनके वैल्यू सोल्व करेंगे। हो जाएगा 10 माइनस में 12 और सामने वाले में हो जाएगा 5x और माइनस में 6x। तो यहाँ से मिला -2 बराबर माइनस में x, तो x = कितना मिल रहा है? 2। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां कहता है यदि 2x प्लस में 8y = sin x है, तो आप 8y = लिख सकते हैं sin x माइनस में 2x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx = cos x माइनस में 2/8। ऐसा ऑप्शन आपके पास बे है, तो बे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किस अंतराल में y = x² e⁻ x वर्तमान है? हमने आपको क्वेश्चन परसों ही जो वीडियो डाली थी उसमें आंसर दे रखा था। क्या होता है? 0 से 2, ये इंटरवल आपके पास यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन sec² x अपॉन cos² x × dx। तो आप देखो cos² को हर में लेके जाएंगे तो cos² बनता है, और cosec अंश में आएगा तो sin² बनता है, जो बन जाता है tan² x। और आप tan² x का समाकलन करते हैं तो tan² x का सीधे समाकलन होगा नहीं, तो sec² x माइनस में 1 इसका समाकलन हम करेंगे तो ये हो जाएगा tan x माइनस का x और प्लस में c। ऐसा ऑप्शन द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। प्रथम चतुर्थांश का मतलब है वृत्त का केवल चौथा हिस्सा निकालना है हमको। वृत्त का क्षेत्रफल टोटल कितना होगा? πr²। r की स्क्वायर की जगह पर 9 है, तो 9π में आप 4 का भाग दे दीजिए, तो 9π/4 आपके पास आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्यूशन जरूरी नहीं है। एबेसिडा का क्वेश्चन है कि हम इसमें इंटीग्रेशन करके ही मान निकालें, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है πr²। r² की वैल्यू 9 दे रखी है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वक्र है y² = 4x और yx एवं रेखा y = 3 के मध्य घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसे आप इस प्रकार से जाने कि ये आपको परवलय मिला है और ये आपके पास कह रहा है xx, इसका मतलब हुआ y = 0 यहाँ पर, और यहाँ y = 3 की बात कर रहा है। तो इसके द्वारा घिरा हुआ ये क्षेत्रफल है, इसे आपको ज्ञात करना है। तो ये होगा इंटीग्रेशन y² / 4 dy और सीमा होगी 0 से 3। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 27/12 या कहें तो 9/4। तो 9/4 आपके पास आंसर है भाई। नेक्स्ट आ जाइए आगे। आगे कहता है एक अवकल समीकरण, इसमें घात पूछी गई है। तो आप यहाँ देखें तो अवकलज, सबसे बड़ा अवकलज आपके पास यही है 2 कोटि का, और इसकी घात कितनी है? 1। तो आंसर होगा 1, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कहता है यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है और लैम्बडा एक शून्येतर सदिश है, तो लैम्बडा और
सदिश ए एक मात्रा सदिश है यदि, ये कह रहा है लैम्बडा और ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, मात्रा सदिश है मतलब एक है, तो आप यूँ कह सकते हो लैम्बडा और ए का परिमाण बराबर में एक, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू लिखें तो 1/लैम्बडा, यानी ऑप्शन दे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वाई अक्ष के दिक् कोसाइन है, वाई अक्ष के दिक् कोसाइन क्या होंगे, 0 1 0 होंगे। आगे कहता है दो बिंदु से मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन से पहले हम दिक् अनुपात निकालेंगे ABC, तो दिक् अनुपात आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, 1 में से -2 घटाएंगे 3, 2 में से 4 घटाएंगे -2 और 3 में से -5 घटाएंगे 8, तो 2 3 -2 8 ऐसा कोई ऑप्शन में मिल रहा है, तो 3 -2 और 8 हमें केवल अंश वाले हिस्से में देखा जाए तो ऑप्शन ब में ही प्राप्त हो रहे हैं, बाकी किसी में है ही नहीं, तो नीचे √77 की कोई चेक करना कोई खास आवश्यक नहीं है, आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट में कहता है यदि PA = 0.8, PB = 0.5 और PB/A = 0.4 है तो PA इंटरसेक्शन B आपको मिला है PA/B, सॉरी B/A मिला है। B/A का मतलब होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, तो PB/A की जगह पर 0.4 और PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA की वैल्यू है 0.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32, ये आपके पास P इंटरसेक्शन B का मान है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट कहता है 52 पत्तों के गट्टी में से एल्सा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं, बिना प्रतिस्थापन के निकाले गए हैं, तो कह रहा है दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, काले होने के लिए टोटल पत्ते 26 में से 2 का चयन करना है और टोटल 52 में से 2 का चयन करना है। आप इसे जब सरल करेंगे तो 26 × 25 और बटे में आपके पास आएगा 52 × 51, आप काटेंगे 26 दूनी 52, आंसर मिलेगा 25/102। गलती से यहाँ पे 52/102 छप रहा है, यदि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको बोनस अंक जरूर मिलेगा 1 अंक का। ठीक है, यहाँ पर गलती से 52 छप गया है, 25/102 आना चाहिए था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दो। कह रहा है साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत कितना होता है, -1 से +1। ठीक है, हमने भी इंक्लूड किया था क्वेश्चन, साइन इनवर्स sin 2π/3 का मान है, ये भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, कितना आएगा π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। कहता है कोस इनवर्स √3/2 इसका मान कितना होता है भाई, π/6 होता है। नेक्स्ट देखिए यदि y = कोस इन √x है, ये लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन, कंटिन्यू रिपीट हो गया भाई, तो dy/dx की वैल्यू पूछेगी, कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में sin √x और √x का करेंगे तो 2√x हर के अंदर, ये आपके पास रिक्त स्थान में आंसर आएगा। एक वृत्त की त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तित आपको करवाया गया था क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले ही, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर² प्रति सेंटीमीटर। आगे आ जाइए, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट चल में उपस्थित श्वेत क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, 0 होती है। एक सदिश जिसके प्रारंभिक अंतिम बिंदु संपाती होते हैं उसको हम शून्य सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शून्य सदिश या बिंदु सदिश। आगे आ जाइए, सारणिक cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। मान ज्ञात करेंगे तो cos² थीटा प्लस में sin² थीटा, वैल्यू आएगी कितनी भाई 1, तो सारणी का मान 1 होगा। नेक्स्ट में कहता है सारणिकों का प्रयोग करके रेखा का समीकरण ज्ञात कर दीजिए। 2 बिंदु से गुजरती है रेखा, 2 बिंदु से गुजरती है, सारणी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे x y 1 और 1 2 0 और 3 6 0। आप इस सारणी को हल कर, यहाँ पर सॉरी 1 है, आप इस सारणी को सोल्व करेंगे तो आपके पास x में y में समीकरण मिलेगी x 2 माइनस में 6 माइनस में y और 1 माइनस में 3 प्लस 1 और 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ मिला माइनस में 4x और माइनस माइनस प्लस में 2y इक्वल टू 0, या आप यूँ कह सकते हो कितना, आप इसमें -2 का भाग दे दीजिए, 2x माइनस में y बराबर 0, या यूँ भी कह सकते हो 2x बराबर y, ये आपके पास रेखा का समीकरण होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहते हैं एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आपको मिला है dr/dt। ठीक है, वो कितना है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा गया, क्षेत्रफल होता है πr²। आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे समय t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 2πr और r का हो जाएगा dr/dt। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए जो भी दे रखी है आपको, dA/dt इक्वल टू 2πr की जगह पर 10 और dr/dt की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा कितने 60 पाई सेंटीमीटर² प्रति सेकंड। ठीक है, तो आंसर 60 पाई सेंटीमीटर² प्रति सेकंड। क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड किए गए थे वीडियो में, सब कुछ वहीं से मिल रहा है। कह रहा सिद्ध कीजिए लघुगण के फलन 0 से अनंत में वर्धमान होता है। देखो फलन होता है हमारे पास y इक्वल टू log x लघुगण के फलन, और जिसके लिए प्रांत है वो कौन होता है r+। को ही हम यूँ कहते हैं क्या, 0 से अनंत। ओके, तो यहाँ आप अवकलन करेंगे इसका y का, तो y' इक्वल टू 1/x। आप देखेंगे जब x 0 से पाई अनंत से बदले हुए हैं, यानी धनात्मक वास्तविक संख्या के रूप में, उस केस में y' सदैव कैसा रहेगा, >0। इसलिए 0 से अनंत में लघुगण के फलन या कहें तो log x कैसा होता है, वर्धमान फलन होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है समाकलन याद कर दीजिए। समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x² 2
और -3 cos x की जगह पर तो माइनस का 3 और कोस के लिए आ जाएगा समाकलन sin x और e की पावर x का समाकलन है वो e की पावर x ही, और प्लस में हम c ऐड कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा x² माइनस में 3 sin x और प्लस में e की पावर x और प्लस में c। नेक्स्ट की तरफ बढ़े हम आगे तो कह रहा है sin अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स का समाकलन कर दीजिए। हम इसका समाकलन करेंगे तो हम इसमें गुणा कर लेंगे किसका 1 माइनस में कोस एक्स का, ऐसा नीचे भी करेंगे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी, या आप इसे सरल करें 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रखेंगे तो ऊपर भी एक साइन है और नीचे वाले एक साइन से कट जाएगा और नीचे एक साइन आपके पास रह जाएगा। अब इस साइनस का हम यहाँ पर भाग देंगे तो ये बनेगा कोसेक एक्स और माइनस में कोट एक्स डी एक्स। अब आपको इसका समाकलन लिखना है। कोसेक एक्स के लिए समाकलन क्या आता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स, और दूसरा कोट एक्स के लिए होता है लॉग साइन एक्स और प्लस में सी। आप चाहो तो लॉग के लिए बटे में भी मान ले सकते हो, नहीं तो इतना भी पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर e की पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 का हल है। आप दी गई समीकरण का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश बराबर e की पावर x मिलेगा। आप एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो y डबल डैश बराबर e की पावर x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, वो किसके बराबर है y डैश के, तो y डबल डैश माइनस में y डैश बराबर 0, ये अवकल समीकरण हमको प्राप्त हो गई। इतना ही पर्याप्त है, ये सत्यापित हो गया। कहता है दो बिंदु हैं P और Q, उनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु चाहिए। मध्य बिंदु क्या होगा भाई, OP वेक्टर प्लस में OQ वेक्टर अपॉन 2, ये मध्य बिंदु के रूप में मिलेगा जिसको हम OM भी कह सकते हैं। ये सदिश फॉर्म है। आप 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 + 4 i कैप, और नेक्स्ट में 3 + 1 j कैप, और नेक्स्ट में 4 - 2 k कैप, और बटे में 2 जोड़ने पर 6i में आप 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 3i, 4j में 2 का भाग देंगे तो प्लस में 2j, और 4 - 2 2k में 2 का भाग देंगे तो प्लस में k। तो ये आपके पास सदिश बिंदु है। आप चाहें इसे वैसे बिंदु के रूप में लिखेंगे तो मिलेगा 3 2 1, ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा ये। फिर कहता है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप क्या होता है भाई, a डॉट बी अपॉन बी का परिमाण। जब बी पर प्रक्षेप पूछा गया है तो बी का परिमाण का भाग देना है। a डॉट बी करेंगे आप तो ये वैल्यू कितनी आएगी, a को b से गुणा करने पर, 2 को 1 से करने पर 2, 3 को 2 से करने पर प्लस का 6, और 2 को 1 से करने पर प्लस का 2, और बटे b का परिमाण करेंगे तो 1 प्लस में 4 प्लस में 1 कितना हो गया भाई, 10 बटे में √6 इकाई। ये आपके पास प्रक्षेप आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि सदिश हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस में 3a वेक्टर डॉट 7b वेक्टर, नेक्स्ट -5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, और माइनस में ही 5ab वेक्टर इंटू 7b वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में ये सारे तो कर लीजिए, कितना आएगा 6a के परिमाण का स्क्वायर और प्लस में 7 या 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, माइनस में 5 दूनी 10 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और माइनस में ही 5 7 35 b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा 6 a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और 10 कम कर देंगे तो प्लस में 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, माइनस में 35 b के परिमाण का स्क्वायर। ये इसका सरलतम मान है, इससे ज़्यादा कुछ और सोल्व होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। तो कह रहा है सिद्ध कर दीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R12 और 21 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न समतुल्य है और न संक्रामक है। तो आपको बस केवल छोटी छोटी लाइनें लिखनी है। पहले भी समझाए थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करना हो तो आपको ये दर्शाना है चूंकि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R समतुल्य नहीं है। ज्यादा रामायण नहीं लिखनी है आपको, बस इतना सा ही दर्शाना है कि 1 का 1 से संबंध नहीं है, इसे समतुल्य नहीं है। सम्मित की बात करें, सम्मित इसलिए है क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R, तो इसका उल्टा 2 1 भी किस में है, R में है, इसलिए R कैसा है, सम्मित है भाई। और संक्रामक की बात करें तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू R है और 2 1 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। बस इतना सा लिखना है, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कह रहा है सरल कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देखो इन्हें गुणा करके देखो। कोस को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा, और नेक्स्ट होगा कोस स्क्वायर थीटा,
और प्लस में साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, इसके अलावा साइन थीटा कोस थीटा, ये माइनस का है भाई, और ये साइन स्क्वायर थीटा। आप इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, बाकी ये और ये कट जाएंगे 0, यहाँ पर ये और ये भी कटेंगे, ये भी 0 और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स आ जाएगी भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि इन दो मैट्रिक्सों का गुणा और इन दो मैट्रिक्सों का गुणा समान नहीं है। आप गुणा करके देख लीजिए। हम पहले इन दोनों का गुणा कर देते हैं, देखो कितना आता है। गुणा करेंगे 5 का 2 से तो 10 और -1 का 3 से करेंगे तो -3। नेक्स्ट 5 का 1 से करने पर 5 और -1 को 4 से करेंगे तो मिलेगा -4। दूसरी पंक्ति पे आ जाइए। 6 7 को गुणा करेंगे 2 3 से तो 6 दूनी 12 और 7 या 21। नेक्स्ट में 6 को 1 से करने पर 6 और 7 को 4 से करने पर 28, तो वैल्यू हमें प्राप्त हुई 7 1 और 21 12 33 और 28 और 6 34। ये हमारे पास इन दो मैट्रिक्सों का गुणा। और ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनका गुणा भी देख लेते हैं हम। 2 का 1 का गुणा 5 6 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और प्लस में 6। ऐसे ही 2 1 का गुणा -1 7 से करेंगे तो -2 और प्लस में 7। नेक्स्ट 3 4 का 5 6 से करेंगे तो 3 5 15 और 4 6 24। नेक्स्ट में 3 को -1 से करने पर -3 और 4 को 7 से करने पर 28। आप इन्हें सरल करते हैं तो मिलता है 16 5 24 और 15 39 और 28 में से 3 कम करते हैं तो 25। आप देखेंगे ये दोनों समान नहीं है तो दर्शा देंगे दोनों इक्वल नहीं है। एक अवयव ए का सेकंड ज्ञात कीजिए। सेकंड पूछा गया, 2 नंबर में पूछा गया, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अवयवों के लिए ज्ञात करेंगे। 1 का सेकंड कितना होगा? 1 का सेकंड होगा 4। 2 का सेकंड निकालेंगे वो होगा कितना? -3। इसके अलावा 3 का सेकंड ज्ञात करेंगे वो होगा आपके पास -2 और ऐसे ही 4 का सेकंड ज्ञात करेंगे वो होगा कितना? 1। अब आप इन्हें लिखेंगे, ये एडजॉइंट ए है तो सेकंडों को लिखेंगे 4 -3 -2 1 और इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे तब जाके मिलेगा 4 -3 -2 और 1। ये एडजॉइंट ए है या कहें तो सेकंड मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं यदि sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर 1 हो तो dy/dx ज्ञात कर दीजिए। अवकलन करेंगे इनका, क्या मिलेगा? 2 sin x और sin का हो जाएगा cos x। ऐसे ही 2 cos स्क्वायर y का करेंगे तो 2 cos y और cos y का हो जाएगा माइनस में sin y और y का होगा dy/dx बराबर में 0। ये मान हो गया sin 2x और यहाँ पर हो गया माइनस का sin 2y और dy/dx बराबर 0। हमें चाहिए dy/dx की वैल्यू तो वो हमें मिलेगी sin 2x अपॉन sin 2y। ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम इसमें। कहता है log cos e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। मान लीजिए y है log और cos e की पावर x। अवकलन करेंगे तो y डैश या dy/dx, तो log का अवकलन 1/cos e की पावर x, cos का करेंगे माइनस में sin e की पावर x और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा माइनस में e की पावर x और sin बटे cos का मतलब tan e की पावर x। तो ये आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 10वां कहता है यदि x बराबर 40 और y इक्वल टू 4/t तो dy/dx निकाल दीजिए। आप t के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dx/dt तो मिलेगा कितना? 4। इसके अलावा dy/dt है वो हो जाएगा आपके पास 4 गुणा -1/t², तो माइनस में 4/t²। तो dy/dx है वो आपको मिलेगा माइनस में 4/t²/4, तो 1/t² माइनस का। ये आपके पास आंसर होगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन है वो R में कैसा है? वर्धमान है। सेम क्वेश्चंस हमने रिपीट किए हैं। मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस कराए गए, कल कराए गए क्वेश्चंस में से लगभग 90% क्वेश्चंस जो हमने कल कराए उनमें से एज इट इज मिल रहे हैं आपको। ये क्वेश्चंस भी हमने इंक्लूड किया था। आप अवकलन कीजिए इसका। f' जब आपको मिलेगा वो होगा 3x² माइनस में 6x और प्लस में 3 और 100 का हो जाएगा 0। और आप यहाँ से देखें तो 3 कॉमन है, बच गया x² माइनस में 2x और प्लस में 1, या f' इक्वल टू 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे राशि सदैव धनात्मक रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि पूर्ण वर्ग आ रहा है यहाँ पर। इसलिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू R में f कैसा है? वर्धमान है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो वर्धमान होगा, तो ये वर्धमान है।
नेक्स्ट देखें आप इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका मान चाहिए हमको। तो क्या करेंगे भाई, साइन क्यूब को एज इट इज रख लेते हैं हम और कोस क्यूब को लिख लेते हैं कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर और एक कोस हमने अलग कर दिया है भाई, ठीक है। कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा गया। देखो सारे पद साइन के और एक कोस में, तो साइन का अवकलन होता है कोस, तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये वैल्यूज जब हम रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर और बाकी हिस्सा डी टी। समाकलन करने से पहले हम गुणा करेंगे तो ये टी क्यूब माइनस में टी की घात 5 और डी टी, और समाकलन हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 और प्लस में जोड़ देंगे सी। तो आपके पास आंसर आएगा साइन की पावर 4 x/4 और माइनस में साइन की पावर 6x/6 और प्लस में c। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ से आप देखें इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ 0 से लेकर a तक हमारे पास ये सीमा होगी। हम केवल एक क्वाड्रेंट का भाग निकालेंगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीमाएं होंगी 0 से a, और यहाँ पर आएगा वक्र का y इंटू डी एक्स। वाई आप ज्ञात कर लीजिए क्या होगा, इसका 4 गुना भी करना है तो 0 टू a, y की जगह में लेगा रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। आप यहाँ पर समाकलन करेंगे, समाकलन आपको मिल जाएगा कितना, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला है, हम केवल फॉर्मूला यूज ले रहे हैं यहाँ पर, a²/2 और ये होता है साइन इनवर्स x/a, और सीमाएं लिखनी है आपको कितनी, 0 से a तक। आप इसे सोल्व करें पूरा तो आपको मिलेगा कितना, a पाई a स्क्वायर, ये आपके पास आंसर होगा, ठीक। आप वैल्यू पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं कितने आएंगे। यहाँ x की जगह a रखेंगे, 0 रखने पर वैल्यू 0 हो जाएंगे, a रखने पर मान मिल जाएगा आपको। देखिए 14 को कहता है समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश इतने इतने द्वारा निरूपित हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो a काटते गुणन b निकालेंगे, इसका परिमाण ही समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो पहले a काटते गुणन b ज्ञात कर लें, a क्रॉस प्रोडक्ट b ज्ञात करें तो क्या बनेगा, i कैप j कैप k कैप, और a के अदिश घटक हैं 1 माइनस 1 3 और b के हैं आपके पास 2 माइनस 7 और 1। सरल करेंगे हम इसे i कैप के लिए तो माइनस का 1 और प्लस में 7 या 21। नेक्स्ट j की बात करें हम तो 1 और माइनस का 6, और ऐसे प्लस k कैप की बात करें तो ये आ जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 2। सरल करने पर हमारे पास ये मान आएगा 20 i कैप और प्लस के 5 j कैप, और अंतिम आपके पास है वो है माइनस में 5 k कैप। आप इन्हें सरल करें, 20 का वर्ग होता है कितना भाई 400, 5 का 25 और यहाँ भी 5 का 25, इसका वर्गमूल 450। 450 को आप कितना कह सकते हैं, 9 50, 2 गुणा 25 गुणा 9, सही है। 25 का 5 और 9 का 3, 5 15, 15 रूट 2, ये आपके पास समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग इकाई और लिख सकते हैं आगे, वर्ग इकाई। नेक्स्ट देखिए कि न्याय पासे को छाला गया, घटना ई एफ और जी मिली है। न्याय पासे को छालते हैं तो हमारे पास एन एस प्राप्त होता है कितना, 6, ठीक है। ई एफ और जी आपको दे रखे हैं, क्या पूछा गया, पी ई बाई एफ निकाल दीजिए। पी बाई एफ के लिए ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए आपको। ई और एफ में क्या कॉमन है, ठीक है। जी का तो देखो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, जी की तो हमें चर्चा ही नहीं करनी क्योंकि जी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया। जी केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप तो ई इंटरसेक्शन एफ चेक कर लीजिए कितना है। ई और एफ में मात्र एक एलिमेंट कॉमन है 3। अब आप आ जाइए किस पर, पी ई अपॉन एफ पर। पी ई अपॉन एफ क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होगा, या आप यूं भी कह सकते हो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ होगा। ई इंटरसेक्शन एफ है वो आप ये भी बताया हमने, एक एलिमेंट है तो एक, और एन एफ में वैल्यू है कितनी, 2 एलिमेंट्स हैं, तो प्रायिकता 1/2 हो गई किसकी, ई बाई एफ की। और पी एफ बाई ई की ज्ञात करना चाहोगे तो एन ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में एन ई। इंटरसेक्शन एफ में आपके पास एक एलिमेंट और ई में आपके पास 3, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/3, ठीक है। नेक्स्ट आगे सोल्व ऑफ क्वेश्चन कह रहा है
अथवा के साथ आ गए क्वेश्चंस बड़े हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स की पावर 6 प्लस में ए की पावर 6 dx, इसका मान ज्ञात कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम नीचे सोल्व कर रहे हैं इनको, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन्हें आगे यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ हल करेंगे हमें से, तो आपको मिला है एक्स स्क्वायर बटे में एक्स की पावर 6 प्लस में ए की पावर 6 dx, ये सरल करना है हमको। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं या यूं लिख सकते हैं इसको एक बार तो पहले और भी सरलतम रूप में, रूट एक्स की पावर 6 है तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए क्यूब का स्क्वायर dx। ठीक है, और यहाँ पे हम मानेंगे कि माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, या एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन 3। ये वैल्यूज उठा के हम आई में पुट करेंगे तो अंश हो जाएगा dt बटे 3 को हमने बाहर लिख दिया, और नीचे रूट में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस में प्लस में ए क्यूब का स्क्वायर। अब आप इसमें फॉर्मूला यूज लेंगे तो ये लॉग में चला जाएगा, लॉग टी और प्लस में रूट टी स्क्वायर प्लस में ए की पावर 6, ठीक है, और प्लस में सी। वैल्यूज पुट कर देंगे हम टी की, तो टी का मान है हमारे पास कितना एक्स क्यूब, और प्लस में रूट एक्स की पावर 6 प्लस में ए की पावर 6 और प्लस में सी, ये आपके पास आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट इसी का पार्ट है एक और भी जिसको देखें हम, तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, इसका मान ज्ञात कर दीजिए। यानी ऊपर वाला नहीं करना था तो आपको ये हल करना था। ये कैसे हल होगा भाई, तो यहाँ पर हम इसे आंशिक भिन्नों में बदल करके लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में 2 इक्वल टू, मान लिया हमने a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में b अपॉन एक्स प्लस में 2, ऐसा हमने माना। इसे सरल करना चाहेंगे इसे लघुत्तम लेकर के, तो दोनों तरफ लघुत्तम समान होगा, कट जाएगा, तो a एक्स प्लस 2 और प्लस में b एक्स प्लस में 1। आप यहाँ से इस वैल्यू को शून्य के बराबर रखिए और x का मान निकालो, तो x बराबर मिलेगा -1। आप इसे इस समीकरण 1 में रख दो तो क्या मिलेगा, -1 बराबर a -1 प्लस में 2, ये हो जाएगा 0, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -1। ऐसे आप b को ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, x बराबर -2 रखेंगे हम किसमें, 1 में रखने पर, तो क्या मिलेगा, x की जगह -2 रखा हमने, बराबर में a वाला टर्म्स है वो तो 0 हो गई है, प्लस में b -2 और प्लस में 1 तो बचेगा -b, तो आपके पास b बराबर आ जाएगा कितना, 2। ठीक है, -b बराबर -2 तो b बराबर 2। इसलिए आपके पास ये जो मान था कौन सा, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये बदल करके हो जाएगा -1 बटे एक्स प्लस 1 और प्लस में 2 बटे एक्स प्लस में 2। आप इनका इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू dx, तो आप इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस में dx बटे एक्स प्लस 1 और प्लस में 2 इंटीग्रेशन dx बटे एक्स प्लस 2। तो मुझे हिसाब से शायद पहला वाला क्वेश्चन ज़्यादा बेटर था, क्योंकि आप इतना बड़े क्वेश्चन को सोल्व करें, चूज करना ही इंपॉर्टेंट है। आप बड़े पार्ट को चूज करेंगे आपको समय लगेगा। आप इसे यूँ भी कह सकते हो log x प्लस 1, ठीक है, माइनस में घा तो ये माइनस का है, और इधर 2 को आप घात में लिख सकते हो x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में c, या यूँ भी लिखा जा सकता है log x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में x प्लस 1 और प्लस में c। ये भी सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम 17वें में। यहाँ पर भी अथवा में है। पहले पार्ट की बात करें तो कहता है अवकल समीकरण x dy बाई dx प्लस में 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका व्यापक हल निकाल दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, पहले इसे रेखीय अवकल समीकरण में बदलेंगे। उसके लिए आपको dy बाई dx x का भाग दे देंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 2y बाई x और बराबर में हो जाएगा केवल x। ये रेखीय अवकल समीकरण है जहाँ पर आपके पास p का मान है वो 2 बटे x है, व q का मान है वो x है। तो आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF को ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है E इंटीग्रेशन P dx, ज्ञात कर लीजिए E इंटीग्रेशन 2 बटे x dx, तो आपके पास ये हो जाएगा E 2 log x, और आप इसे सोल्व करेंगे तो E log x स्क्वायर, तो फाइनल मिलेगा हमें x स्क्वायर। अब आप व्यापक हल निकाल दीजिए। व्यापक हल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx और प्लस में होता है c। वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पर, y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर
आई एफ की जगह पर एक्स स्क्वायर और क्यू की जगह हमारे पास है एक्स इंटू डी एक्स और प्लस में सी। तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स क्यूब का समाकलन करेंगे एक्स की पावर 4/4 और प्लस में सी। आप चाहें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का भाग दे दीजिए, तो इधर बचेगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस में सी एक्स की पावर -2। ये हमारे पास व्यापक होगा दी गई रेखीय अवकल समीकरण का। चलिए नेक्स्ट एक और पार्ट है, इसी में कह रहा है कि अवकल समीकरण e की पावर x प्लस में e की पावर -x dy और माइनस में e की पावर x माइनस में e की पावर -x dx इक्वल टू 0। तो इसका भी व्यापक हल निकाल दीजिए। तो आप देखो आपको मिला है सेकंड पार्ट जो है अथवा का, वो मिला है e की पावर x प्लस में e की पावर -x dy माइनस में e की पावर x माइनस e की पावर -x dx इक्वल टू 0। आप इसे यूं भी कह सकते हो dy बाई dx बराबर e की पावर x माइनस में e की पावर -x बटे e की पावर x प्लस में e की पावर -x। सही है, ये मान है। आपको यहाँ पे इसका समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस में e की पावर -x बटे e की पावर x प्लस में e की पावर -x dx। आप देखिए यदि नीचे वाला fx है तो उसके ऊपर f डैश x है। देखो आपने मान लिया यदि fx बराबर e की पावर x प्लस में e की पावर -x, तो f डैश x मिलता है e की पावर x माइनस में e की पावर -x। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास सीधा सीधा कि f डैश x बटे fx हो तो मान होता है log fx। log fx की जगह e की पावर x माइनस प्लस में e की पावर -x और प्लस में c समाकल स्थिरांक। ये हमारे पास व्यापक हल हो जाएगा इसका, यानी सेकंड पार्ट यहाँ पे सरल है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे 18वें की तरफ। 18वें में कह रहा है कि रेखा युग्म मिला है आपको और इनके मध्य का कोण चाहिए हमें। देखो कोण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो रेखा है पहली वाली, आप इसे आर वेक्टर इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर प्लस में लैम्बडा बी वेक्टर, और दूसरी रेखा को कह सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस में म्यू B2 वेक्टर, B1 B2 मान लीजिए। तो देखो B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, B1 यहाँ पर है i प्लस 2j प्लस 2k, वह B2 दूसरी समीकरण में देखें म्यू का गुणांक वो है 3i प्लस में 2j और प्लस में 6k कैप। सही है, तो हम इनके मध्य का कोण ज्ञात कर सकते हैं cos थीटा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 का परिमाण और B2 का परिमाण। इस फॉर्मूले को यूज लेंगे, B1 का B2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 प्लस 2 इंटू 2 4 और प्लस में 2 इंटू 6 12 अपॉन B1 के परिमाण का रूट, B1 का परिमाण कितना है भाई, 1 प्लस में 4 प्लस में 4 और यहाँ है 9 प्लस में 4 प्लस में 36। सरल करते हैं, 12 4 16, 16 और 3 19 और नीचे वाले में हो गया है √9 अपॉन √49। तो आपके पास cos थीटा आ गया है 19 अपॉन 3 इंटू 7 या 19 अपॉन 21। तो हमसे थीटा पूछा गया है, थीटा हो जाएगा कितना, cos इनवर्स 90 अपॉन 21। बिल्कुल वैल्यूड है, आपके पास अंश वाला हिस्सा बड़ा नहीं होना चाहिए था हर से, तो ये बिल्कुल सही आंसर है 19/21। cos इनवर्स 19/21 ये आपके पास कोण होगा भाई। नेक्स्ट देख लीजिए आप आगे। नेक्स्ट में कहता है दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से जाने वाली रेखा बिंदु इतने इतने से जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी आप पहला भाग नहीं करते हैं कोण ज्ञात करने का, तो आप इस दूसरे भाग को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 -1 2 व 3 4 -2 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात उसे ज्ञात करेंगे हम। जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं, तो दिक् अनुपात हमें मिलेंगे वो कहलाएंगे A1 तो कितना 3 - 1, B1 मिलेगा 4 + 1 और C1 मिलेगा -2 -2। तो A1 मिल गया 2, B1 मिल गया 5, C1 मिल गया -4। वह एक अन्य बिंदु और 0 3 2 व 3 5 6 से जाने वाली जो भी रेखा है उस रेखा के दिक् अनुपात निकाले जाएं तो वो कितने होंगे भाई, A2 3 - 0, B2 5 - 3 और C2 होगा 6 - 2। तो A2 मिला 3, B2 हमको मिला 2 और C2 मिला हमको कितना 4। अब हमें चाहिए इन दोनों का गुणा A1 A2 प्लस B1
B2 प्लस C1 C2 दोनों रेखाओं के दिक् अनुपातों का गुणा यदि शून्य आ जाएगा तो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। हम इसे ज्ञात करते हैं। A1 की जगह पर 2, A2 की जगह पर 3 प्लस B1 की जगह 5, B2 की जगह पर 2 प्लस C1 की जगह पर -4 और C2 की जगह पर 4। तो ये हो गए 6 प्लस में 10 और माइनस के 16, टोटल हुआ 0। इसलिए दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, ये शर्त है हमारे पास लंबवत होने की कि दिक् अनुपातों के गुणा का बीजीय योग शून्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट है हमारे पास 19वां क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है एक परिवार के दो बच्चे हैं तो उस परिवार में होने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतिशत समष्टि बनेगी, वो होगी या तो बॉयज या फिर वो होंगे बॉयज गर्ल, या हो सकते हैं बड़ी बच्चा है वो गर्ल हो और छोटा बच्चा है वो बॉयज हो। इसके अलावा यूँ भी हो सकता है कि दोनों की दोनों गर्ल्स हों। तो ये एस प्रतिशत समष्टि है जैसा कि दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आगे कहता है यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो घटना ई हमने मान ली कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये कोई एक घटना है। और घटना एफ, दोनों बच्चे कैसे हैं, लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। तब ये घटना दी गई है, एफ घटना की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो पहले तो हम ई में निकालते हैं, कम से कम एक बच्चा लड़का है, यानी दोनों भी लड़के हो सकते हैं। बीजी वाला केस भी हो सकता है या जीबी वाला केस भी हो सकता है। तो हमारे पास ई में तो हो जाएंगे 3 परिणाम। एफ की बात करें, दोनों बच्चे लड़के हैं तो बॉयज ये होगा। ठीक है, अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या मिला हमको, बॉयज मिल गया है। आपको क्या चाहिए, पी एफ बाई ई चाहिए। ई दे रखा है, एफ की प्रायिकता चाहिए, यानी कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दिया हुआ है और दोनों बच्चे लड़के हैं, इस बात की प्रायिकता चाहिए। तो आपके पास ये आएगा कितना, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन ई। देखो इंटरसेक्शन एफ तो हमने निकाला है, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ में वैल्यू कितनी आ गई, 1, जबकि एन ई में वैल्यू कितनी है, एन ई का मतलब है ई में अवयवों की संख्या कितनी है, 3। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 1/3 और यही आंसर है। ठीक है, एक और है पार्ट इसी में, क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार उछाला गया। घटना क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्तय मतलब गुणज है। ओ को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाए तो बताइए क्या घटना है, ई और एफ स्वतंत्र है। देखो पासे पर संख्या 3 की गुणज है, ये घटना ई है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है पासे को एक बार उछाला गया, तब घटना ई, पासे पर प्राप्त संख्या 3 की गुणज है या 3 का अपवर्तय है। और घटना एफ, पासे पर आई जो संख्या है वो कैसी है, सम है, पासे पर प्राप्त संख्या सम है। अब देखिए घटना ई में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। प्राप्त संख्या 3 की गुणज है तो 3 या 6 होंगे। घटना एफ में पासे प्राप्त संख्या सम है, 2, 4 या 6 हो सकते हैं। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा, इंटरसेक्शन एफ में हमें 6 मिलेगा, यानी एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1। एक एलिमेंट हमारे पास आया इंटरसेक्शन एफ में। हमसे क्या पूछा गया, प्रश्न को आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अच्छा, कब होती हैं ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं, ई और एफ घटनाएं हैं वो स्वतंत्र कहलाएंगे कब, जब आपके पास पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू बन जाए पी ई इंटू पी एफ। ये मान चाहिए हमें। देखो यहाँ पर एन ई कितना है, 2, आपके पास एन एफ कितना है, 3। आप सबकी प्रायिकताएं निकाल लीजिए। पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको मिलेगा 1/6 और पी ई मिल रहा है 2/6 और पी एफ आपको मिल रहा है 3/6। अब आप देखो पी इंटरसेक्शन एफ तो हमको मिल गया, हम इनका और गुणा कर लेते हैं, पी ई इंटू पी एफ। ये कितना मिलता है,
2/6 गुणा 3/6, तो 6 से 6 कट गया, मान मिला 1/6। 1 और 2 को देखो, 1 और 2 से हमको क्या मिला, P इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू पी एफ। इसका मतलब क्या हुआ, E व F कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आ रही हैं वैल्यूज। आगे देखते हैं हम, आपके पास निबंधात्मक प्रश्न आ गए हैं। 20 में कह रहा है इंटीग्रेशन √1 - 4x - x² dx का मान ज्ञात कर दीजिए, कितना होगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपको मिला है 4 अंक में। ऐसी पॉसिबिलिटी थी नहीं कि इतने इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, लिखा जाएगा x² माइनस में 4x और प्लस में 4 कॉमन लेंगे माइनस को, तो प्लस में 4 और माइनस का 1 ऐसा हो जाएगा। हम इसे पूर्ण वर्ग में बनाने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा रूट माइनस में x² प्लस में 4x और हम इसमें 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे और पहले से 1 है हमारे पास इसमें, तो -1 एज इट इज ही रहेगा। आप इसे और सरल करते हैं तो आप देखते हैं ये जो प्रथम 3 पद हैं वो बनाते हैं x+2 का होल स्क्वायर, इसके अलावा माइनस के 5 इंटू dx। ये आप इसे यूं भी कह सकते हो, वापस माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो 5 माइनस में x+2 का होल स्क्वायर यूं बनेगा। 5 को आप यूं भी कह सकते हो भाई, इंटीग्रेशन √5 का होल स्क्वायर माइनस में x+2 का होल स्क्वायर और समाकलन यानी dx कर दीजिए समाकलन। हमने फॉर्मूला पढ़ा है √a² - x² का, क्या होता है जी, x/2 √a² - x² प्लस में a²/2 और साइन इनवर्स x/a और प्लस में c, ये होता है। लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा मान, इंटीग्रेशन x की जगह पर x+2 है और बटे में 2, रूट में जो मान है वो ऐसे कैसे, 5 माइनस में x+2 का होल स्क्वायर और प्लस में a² की जगह 5 है तो 5/2 और ये बन गया साइन इनवर्स x की जगह पर x+2 और a की जगह पर √5 और प्लस में c। तो आपके पास आई फाइनल आंसर होगा x+2/2 रूट। आप इस मान को सोल्व करेंगे तो यही मिलेगा 1 माइनस में 4x माइनस का x² जो पहले था, प्लस में 5/2 और साइन इनवर्स x+2 बटे में √5 और प्लस में c। NSC समाकलन का क्वेश्चन आंसर यही होंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके पास इस बार निश्चित समाकलन का सेकंड पार्ट है। वो कह रहा है -1 से +1 में और 5x² √x⁵5 प्लस में 1 dx, इसका मान बता दीजिए कितना होगा। तो क्या करेंगे, रूट में जो वैल्यूज दी गई हैं हम उसको t मान लेंगे। क्या मान लिया हमने, मान लिया कि यहाँ 5x⁵ प्लस में 1 है, इसको हमने t माना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 5x⁴ dx इक्वल टू dt। तो आपके पास यहाँ समाकलन में भी बदलाव हो जाएगा। देखो, जब समाकलन की सीमाओं पे देखें, जब x बराबर -1 तो t बराबर हो गया 0 और जब x बराबर +1 तो t बराबर हो गया प्लस का 2। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, इसलिए i आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 2 में, सीमाएं बदल गई। 5x⁴ इंटू dx, इसकी जगह पर आ जाएगा dt और रूट वाला पूरा मान कन्वर्ट हो जाएगा t में। हम इसका समाकलन करेंगे भाई, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया है। देखो, √t का समाकलन कितना होगा, t की पावर 3/2 और अपॉन 3/2, 3/2 बटे में जाएगा तो 2/3 होगा। सीमाएं लगेंगी 0 से 2। अब रख दीजिए आप, 0 रखने पर तो 0 होगा, 2 रखना है इसमें, 2/3 और यहाँ रखेंगे 2 की घात 3/2। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 गुणा 2 और √2 और बटे में 3, तो आंसर हो गया 4√2 और बटे में 3। ये आपके पास समाकलन हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। तो क्या कहता है, रेखाओं L1 L2 के बीच की न्यूनतम दूरी याद कर दो जिसके सदिश समीकरण आपको दिए गए हैं। इन सदिश समीकरणों को यदि हम ध्यान से देखें तो पहली वाली जो इक्वेशन है वो आपको क्या शो करती है, a1 वेक्टर दे रही है, कितना, i प्लस में j। इसके अलावा b1 वेक्टर भी देती है ये 2i माइनस j और प्लस में k। इसके अतिरिक्त a2 वेक्टर आपको प्राप्त होता है 2i प्लस j और माइनस में k, जबकि b2 वेक्टर हमें मिलता है वो है 3i माइनस में 5j और प्लस में 2k कैप। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं a2 माइनस a1 वेक्टर। ये कितना होगा, a2 में से a1 घटाएंगे, 2i में से i घटाने पर i बचा
और माइनस के जे में से जे घटाएंगे तो माइनस का 2j बच गया, और के में से कुछ नहीं घटेगा तो प्लस का के कैप ऐसे कैसे रहेगा। ये तो हो गया a2 माइनस a1। अब हमें चाहिए b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 को भी देख लीजिए क्या आएगा। b1 क्रॉस b2 में हमारे पास i j के b1 में गुणांक है 2। मुझे लगता है हमने कुछ गलत कर दिया है ना। 2i में से i घटाएंगे, मैंने शायद यहाँ से घटा दिया है ना। एक बार यहाँ देखो, 2i में से i घटाएंगे तो हमारे पास i बचेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ j में से j घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा भाई, j का पद ही। माइनस k में से कुछ नहीं घटेगा तो ये माइनस का k रहेगा। ओके, अब देखो b1 का गुणांक है 2, यहाँ पर -1 और k का गुणांक 1। b2 में आएंगे तो i j के गुणांक 3, माइनस में 5 और 2, ये मान है हमारे पास। ओके, सरल कर देंगे हम इससे। i इसके लिए सोल्व करेंगे तो माइनस के 2 और प्लस के 5, माइनस में j इसे सोल्व करेंगे हम तो 2 दूनी 4 और माइनस के 3। नेक्स्ट प्लस में k कैप और k के लिए सोल्व करेंगे माइनस का 10 और प्लस में 3, तो आ गया 3i कैप माइनस का j कैप और माइनस के 7 k कैप। ये b1 क्रॉस b2 है। हमें चाहिए न्यूनतम दूरी d ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ में, और नीचे आएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण। रख दीजिए भाई वैल्यूज जो ज्ञात की गई है। d इक्वल टू i कैप माइनस में k कैप, ये तो a2 माइनस a1 डॉट 3i कैप माइनस में j कैप और माइनस का 7 k कैप, और नीचे परिमाण आएगा b1 क्रॉस b2 का, यानी 9 प्लस 1 प्लस 49। सोल्व कर दीजिए भाई इसको। d इक्वल टू ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3j वाला पद 0 हो जाएगा, -1 गुणा -7 प्लस के 7, और नीचे देखो कितना हो गया ये 49 1 50 और 59, तो हमारे पास आंसर आ गया 10/√59 इकाई। ये हमारे पास दूरी होगी न्यूनतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का अथवा हमें मिला है, कहता है बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस j प्लस 4k से गुजरने वाली और सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिशों कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात की दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन मिला। ठीक है, आपको सीधी सीधी बात कहें तो a वेक्टर मिला है 2i कैप माइनस j कैप और प्लस में 4k कैप। इसके अलावा b वेक्टर मिला है i कैप प्लस में 2j कैप माइनस का k कैप। तब रेखा का समीकरण ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा, जब आपको a वेक्टर b वेक्टर मिला हो तो रेखा का समीकरण होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस में लैम्बडा b वेक्टर। वैल्यूज पुट कर देंगे और पहली समीकरण आ जाएगी 2i माइनस j प्लस में 4k। तो भाई इससे सरल चीज़ क्या हो सकती है, लैम्बडा b की जगह पर i प्लस में 2j और माइनस में k कैप। ओके, अब इसके अतिरिक्त आप इस फर्स्ट से ये देखें कि हम जनरली लिखते हैं a को किस फॉर्म में, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस में z1 k कैप की फॉर्म में। वह b वेक्टर है उसे लिखते हैं हम a i कैप प्लस b j कैप प्लस में c k कैप। आप इनकी तुलना करेंगे तो आप देखेंगे x1 की जगह पर 2 है, y1 की जगह -1 है, z1 की जगह पर 4 है, a की जगह 1 है, b की जगह पर 2 है और c की जगह पर -1 है। तब रेखा का कार्तीय समीकरण हमने पढ़ा है, क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, सारी हमारे सामने है। x माइनस x1 की जगह 2, a की जगह 1, y माइनस 1, y1 की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में b का मान 2। ऐसे ही z माइनस z1 की जगह 4 और बटे में c की जगह -1। ठीक है, जनरली हम इसे r या लैम्बडा के द्वारा शो करते हैं आगे। तो ये हमारे पास एक रेखा का कार्तीय समीकरण है भाई। ठीक है, दोनों समीकरण हमने ज्ञात कर ली हैं। ये रेखा का सदिश समीकरण है और नीचे वाला कार्तीय समीकरण है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़िए आगे। कहता है
निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत जेड का आलेख विधि से अधिकतमीकरण कर दीजिए। तो सबसे पहले आप जो दी गई असमीकाएं हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और एक अन्य असमीका है 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 90, बाकी है x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको समीकरण रूप में लिखेंगे। पहले मैं शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ भाई, आप प्रॉपर रूप से सही तरीके से देखें। मेरा उद्देश्य केवल आपको आंसर मैच कराना, कितना आ रहा है। यहाँ से हल याद करेंगे तो वो होगा 50 0 और दूसरा होगा 0 50। यहाँ की बात करें, जब आपके पास x 0 होगा तो y 90 बन जाएगा और जब आपके पास y 0 होगा तो x 30 बन जाएगा। ठीक है, आप इन बिंदुओं को संख्या बिंदुओं को लेकर के और ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे x और y के रूप में। तो देखो 90 तक के मान है, आप 10-10 का इंटरवल ले सकते हैं। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ऐसे ही 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। बिंदु को शो कीजिए, पहला है 50 0 50 यहाँ पर और 0, इसके अलावा 0 50 0 और 50 ये, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली हम रेखा खींच लेंगे यहाँ। ठीक है, ये रेखा आ जाएगी आपके पास यहाँ पर पहली, और इस समीकरण को लिख देंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। सेकेंड है 3x प्लस में y लेस देन 90, इसके लिए भी पॉइंट मिले हमें 0 से 90, यानी पॉइंट मिला ऊपर और एक मिला 30 0, ये मिला नीचे। आप इन दोनों को भी मिला लेंगे। ये आपके पास दूसरी समीकरण यानी 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 90 भाई। ठीक है, ये आपस में कहाँ काटती हैं, इस बिंदु को भी फाइंड आउट करना है। दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो आप 3x प्लस में y बराबर 90 में से माइनस कर लेंगे x प्लस वाई 50 को माइनस करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 2x बराबर में 40 तो x बराबर में 20, तो ये पॉइंट हो जाएगा x का मान 20 तो y का हो जाएगा 30। अब आप एक चीज को देखें, असमीकाओं के हल मूल बिंदु से तय कर लेते हैं। असमीकाओं में मूल बिंदु रखेंगे तो पहली वाली असमीका मूल बिंदु को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला भाग क्या है, हल क्षेत्र है भाई, तो नीचे की तरफ वाले हिस्से में इसका हल होगा। ठीक है, ऐसे दूसरी वाली रेखा में रखते हैं तो वो भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, इसका मतलब मूल बिंदु वाला भाग हल क्षेत्र होगा। तो ये जो हिस्सा हमारे पास आया ये दोनों का उभयनिष्ठ भाग है, छायांकित भाग। इसके अंतर्गत बिंदु हमें मिले, उनको हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाएंगे कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु पे निकालेंगे हम फलन का मान। क्या याद करेंगे, फलन का मान। तो हमारे पास कोणीय बिंदु है, वो है एक तो है 50 30 30 0, दूसरा है 20 30 और तीसरा है 0 50। रखिए जेड में, जेड क्या था हमारे पास, जेड देखो दिया गया 4x प्लस में y, 4x प्लस में y, इसमें x y की वैल्यू रखे हो, x की जगह पर 30 रखेंगे तो ये बनेगा 120, y तो 0 है ही। 20 30 रखेंगे, x की जगह 20 रखेंगे तो 80 हो जाएगा, 20 चौक और प्लस में 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 110, और 0 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 50। आपसे पूछा गया है यहाँ पर अधिकतम जेड, तो अधिकतम जेड कितना मिल रहा है 120, तो भाई आप कह सकते हैं 30 0 पर, या कहें x बराबर 30 y बराबर 0 पर जेड अधिकतम होगा, या कहें तो मैक्सिमम जेड होगा, वो कितना होगा 120 होगा। ओके, सेम ऐसा है दूसरा क्वेश्चन है, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। सेम इसी प्रकार से आप इसे भी हल कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर कितना आता है आंसर, ये आप ही के लिए छोड़ दिया है हमने। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही सिंपल सा इजी सा पेपर था। आई थिंक सभी को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।